वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। और हालातों को देख के हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूँ। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ एक केमिस्ट्री का सेक्शन, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड। उसमें आप ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हो और ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें कि हम हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम कुछ लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये लेक्चर मैंने अपलोड किया था बट उसमें कुछ साउंड का एरर था, तो फिर एक बार फिर से इसको रिकॉर्ड करके और आप तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब क्या होती है सर हार्डनेस, मतलब क्या यहाँ पे वाटर हार्ड हो जाता है? आज छू के देखो और यहाँ पे वाटर क्या आपको हार्ड मिलता है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। वाटर तो वैसे ही रहेगा जैसा था। बट अब हम कोई एक घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप कपड़े धो रहे हो, है ना, और एक बार आपने एक बकेट में पानी लिया, एक बार दूसरी बकेट में, और जो पहली बकेट थी उसमें अगर आपने सोप या डिटर्जेंट यूज किया तो लेदर यानी कि झाग जल्दी आ गए। तो ये डिनोट करता है कि वो वाटर कैसा रहा होगा, सॉफ्ट वाटर। और हार्ड वाटर क्या होता है, अगर आप कपड़े धो रहे हो उस पर सोप रब करे जा रहे हो और लेदर फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब झाग नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या रहा होगा, हार्ड वाटर रहा होगा। तो ये एक मतलब टेस्ट कह सकते हो आप, आइडेंटिफिकेशन जो कर सकते हो आप हार्ड और सॉफ्ट वाटर फाइंड आउट करने के लिए। अब सर ये हार्डनेस होती किस वजह से है? देखो, हार्डनेस जो बच्चों होती है ना, वो होती है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान रखना। बीएससी है ना, बीएससी हमने करी है, बैचलर ऑफ साइंस, इसमें केमिस्ट्री में, तो हमें क्या कहा जाएगा, बैचलर ऑफ, है ना, केमिस्ट्री। तो देखो आप यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल लेटर्स का अपने रोल है, अपने निमोनिक में यही होता है, ठीक है। आ जाओ बताते हैं आपको। देखो, बी स्टैंड्स फॉर बाई कार्बोनेट। बी का मतलब यहाँ पे क्या है, बाई कार्बोनेट है। क्या होते हैं सर बाई कार्बोनेट? ये HCO3 माइनस, इनको आप क्या बोलते हो, बाई कार्बोनेट। एस को देखो, ये क्या है सर, ये है सल्फेट, है ना, ये क्या है, सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2 माइनस, और सी क्या है आपका यहाँ पे, कार्बोनेट। तो ये तीनों एनायन है, देखो, जो क्या कॉज कर रहे हैं, जो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं। तो हार्डनेस कॉजिंग एनाइंस कौन कौन है? हार्डनेस कॉजिंग एनाइंस है बच्चों, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कार्बोनेट। अब सर एनायन है तो इसके साथ कैटाइन भी तो होंगे, हाँ। सी यहाँ पे डिनोट कर रहा है कैल्शियम 2+ आइंस को, और एम डिनोट कर रहा है Mg2+ आइंस को। तो देख रहे हो आप कौन कौन से आयंस हार्डनेस कॉज कर रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट। तो हमारा आज का जो सेशन है वो इससे कंसर्न नहीं है कि हार्डनेस क्यों होती है। आज हम क्वांटिटेटिवली निकालेंगे कि हार्डनेस होती कितनी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हम ऐसी तो डील करते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के साथ, क्वालिटेटिव आप इनऑर्गेनिक में देख लेते हो, है ना। चलो ये ध्यान रहेगा हार्डनेस किस वजह से होती है। आ जाओ देन हम मूव करते हैं और देखते हैं कि हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करी जाती है। देखो कुछ है क्या हमारे, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, चलो तो मैं आपको समझाता हूँ पहले कि हार्डनेस कैलकुलेट कैसे करनी है। देखना, हार्डनेस को कैलकुलेट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कैलकुलेट करते हो। पूरा ही गायब हो गया सर, ठीक है। यूनिट क्या रहेगी सर, यूनिट रहती है इसकी ppm, है ना। यूनिट जो रहती है वो क्या रहती है, यूनिट रहती है ppm। ppm मतलब क्या सर, ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो जब भी आप वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करने जा रहे हो तो वो आप किस में एक्सप्रेस करोगे, ppm में। यूनिट्स क्या होती हैं सर, यूनिट मतलब जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा सर इसका, देखो, आप डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करते हो, है ना। आप क्या कैलकुलेट करते हो, डिग्री ऑफ हार्डनेस, जो कि किसके इक्वल होता है, देखना,
जो कि इक्वल होता है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में क्या, मास ऑफ वाटर। मैंने कहा था ना इसको किसके टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। तो देखो आप, कैल्शियम कार्बोनेट का मास ऊपर और वाटर में, जो वाटर का मास है वो नीचे, और पीपीएम में एक्सप्रेस करना है तो 10⁶। ठीक है, परसेंटेज में करना होता 10⁻², फ्रैक्शन में करना होता ऐसे ही छोड़ देते। तो ये फॉर्मूला है बच्चों डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करने का। वाटर का वेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 10⁻6 क्या है, फिक्स है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे आएगा, है ना, वो हमें बताना है। तो देखो आप इक्विवेलेंट्स को, है ना, इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को इक्वल कर देना इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग स्पीसीज के साथ। सर ये होता क्या है इक्विवेलेंट, पिटिया जाओगे, है ना, पीट दिए जाओगे। मतलब इक्विवेलेंट बता तो रखा है यार, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, है ना, वी इन वैन वुमेन करके ऐसे बताए थे आपको। देखो इक्विवेलेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला तो ये था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एक फॉर्मूला था मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। एक था नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले तो थे। और एक क्या था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में क्या, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, इक्विवेलेंट्स के हैं आपके। ठीक है, ये वाला थोड़ा गलत लग रहा है, इसको हटा दो यहाँ से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता था ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो वही वाली बात है, क्या होता था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होता था। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। तो ये यहीं से तो आया है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, और ये ऊपर आ गया, तो इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो इनका आप ध्यान रखना, यहाँ यूज होगा। सर इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के कैसे निकलेंगे, देखो वेट वाला फॉर्मूला लो, क्या होता है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मॉलिक्यूलर वेट वेरी करेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, नहीं, वो तो हर जगह सेम रहेगा। कितना आ रहा है, 100। एन फैक्टर कितना आएगा, देखो सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर होता था जितना उस पर या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है या टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा 2। और यहाँ आ जाएगा इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग स्पीसीज, है ना, इक्विवेलेंट्स किन की, जो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 50। यानी कि सर जो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आता है ना, वो क्या आता है, वो आता है 50 इंटू इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग स्पीसीज। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप यही याद कर लो। आप एक बार लिख लेना उसको, और डबल जो डैश जैसा बनाते हो जो डिनोट करता है कि अगली लाइन में भी सेम आएगा, तो वो लिख लेना आप। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कैसे निकलेगा, 50 इंटू इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग स्पीसीज। उनका आपको ध्यान रखना है, वो आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। और हार्डनेस कॉज किससे होती है, बीएससी ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि बाई कार्बोनेट, सल्फेट, है ना, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आयन। साथ ही साथ जैसी वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, फिर उसको आप इस फॉर्मूले में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो यहाँ से डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो कुछ ध्यान रहे ना या रहे, ये जरूर ध्यान रखना। और ये फॉर्मूले तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो सारे फॉर्मूले आपके काम के हैं। चलो फिर आगे मूव करते हैं। आप ये नोट कर लेना, इसको साइड में लिख लेना कहीं, जिससे कि आप अगर भूल गए हो तो फिर से याद आ जाए। मैं इसको इरेज करता हूँ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखो हार्डनेस बतानी है 1 kg ऑफ वाटर में। देखो वाटर का मास दे दिया ना, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे वाटर का मास दे दिया 1 kg। क्या कह रहे हैं, अगर उसमें 0.6 ग्राम क्या है, MgSO4 है। MgSO4 यहाँ पे क्या करता है, हार्डनेस कॉज करता है ना। MgSO4 यहाँ पे हार्डनेस कॉज कर रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट्स निकाल लो आप, कितने आएंगे। देखो इक्विवेलेंट्स कैसे आते हैं सर, वेट अपॉन
इक्विवेलेंट वेट, वेट कितना है, वेट है 0.6 और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। MgSO4 का एन फैक्टर भी क्या रहेगा, +2, क्योंकि वो ब्रेक होगा किसमें, या तो Mg2+ में या फिर SO4 2- में। तो या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या क्या देख लो आप, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से कितना आ जाएंगे ये देखना, 0.6 पॉइंट है भाई साहब हमारा ये, और ये क्या 60। तो ये कितना आ गया, आप सॉल्व करोगे तो ये 0.01 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 0.01। तो यहाँ से सर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बताओ। भाई पीछे फॉर्मूला लिखा था ना, पीछे क्या फॉर्मूला लिखा था वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, वो था 50 इंटू इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग स्पीसीज। तो इक्विवेलेंट्स कितने आ रखे हैं, इक्विवेलेंट्स आए हैं 0.01। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कितना आएगा, जो आएगा मेरे हिसाब से 0.5 ग्राम्स। तो कितना आएगा, 0.5 ग्राम आएगा। सॉल्व कर लेना इसको, 2 0 नीचे बढ़ेंगे, ये कैंसिल इस तरीके से। अब सर डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे कैलकुलेट होगी, तो बताया तो था फॉर्मूला, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में क्या, वेट ऑफ वाटर इंटू 10⁶। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना है, 0.5 है सर, और वाटर का वेट है तो 1 kg, बट जब ये वैल्यू आप ग्राम में लगा रहे हो तो ये भी आपको ग्राम में लगानी पड़ेगी, इंटू 10⁶। सॉल्व करोगे तो 4 0 नीचे हैं, 6 ऊपर हैं, 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे ऊपर, ऊपर क्या बचेंगे, 2 0 बचेंगे, ठीक है। और 2 0 की वैल्यू कितनों के इक्वल आ जाएगी, 5, तो ये रिमेनिंग है, ठीक। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 500 ppm, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 500 ppm हो जाएगा। बताओ ये बात क्लियर हुई, कैसे निकालते हैं हार्डनेस, इक्विवेलेंट निकालो जो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं, फिर उसकी हेल्प से वेट निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का, देन फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। तो ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के लिए। देखो 10 ml ऑफ वाटर सैंपल कंटेन्स 0.81 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या है इसमें, 0.81 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है सर। और क्या है, और 0.73 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। यही तो है वो दुष्ट, है ना, जो क्या कर रहे हैं, हार्डनेस कॉज कर रहे हैं। तो हार्डनेस कॉज करने वाले स्पीसीज का आप क्या निकाल लेते हो, इक्विवेलेंट निकालो। तो इक्विवेलेंट, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, निकालो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स। कैसे आएंगे, वो आएंगे सर वेट जो कि है 0.81 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कितना है, वो आएगा सर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, और एन फैक्टर कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो वो 2 है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 81 आ जाएगा, यानी कि आपको 0.01 देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं, बताओ। नेक्स्ट आप इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करोगे किसके, नेक्स्ट आप इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करोगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के, ठीक है। नेक्स्ट आप इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करोगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स के। ये कितने होंगे, देखो ये 0.73 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, 146। ये भी जब आप सॉल्व करोगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर करके, एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। सर कैसे बता दे रहे हो आप, भाई एन फैक्टर निकालना बताया है, जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ब्रेक होगा तो ऐसे ब्रेक होगा, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो +2 या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो -2, तो दोनों 2 ही है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। कैंसिल होगा 73 और यहाँ कितना आ जाएगा 0.01। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, हार्डनेस जो कॉज कर रहे हैं उनके, तो वो आ रहे हैं सर 0.02। वो कितने आ रहे हैं, 0.02 आ रहे हैं। आप उसकी हेल्प से आप निकालो वेट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, उसकी हेल्प से आप वेट निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का। कितना आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, बताओ सर। वो आता था ना 50 इंटू इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग स्पीसीज। तो 50 और कितना है ये 0.01
0.02। तो आप यहाँ से वेट क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको जो वेट कैल्शियम कार्बोनेट का देखने को मिलेगा वो हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, 2 0 नीचे आएंगे 100, तो वेट कितना आ जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा। अब निकालो डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है, वो क्या होता है वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर। सर वो दिया है वॉल्यूम, भाई वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी 100 ml, तो क्या यहाँ से मास नहीं आ जाएगा, यहाँ से मास आ जाएगा सर 100 ग्राम, तो वाटर का मास आप क्या पुट कर दो 100 ग्राम। उसके बाद इसमें एक्सप्रेस करना है आपको ppm में, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 6, यानी कि जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो हार्डनेस कितना आएगा 10 की पावर 4 ppm आ जाएगा, यानी कि 1000 ppm। बताओ है कहानी क्लियर, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों 2019 में, है ना। इससे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट कर रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग ट्राई करना, अब इसको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीन आपके लिए पूरी छोड़ दी मैंने। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ सर, तो अभी तक उसी के टर्म्स में तो निकाल रहे थे, अभी तक हम किसके टर्म्स में निकाल रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। तो बताओ सर कैसे निकालोगे आप, भाई निकालनी किसमें है 10 की पावर -3m कैल्शियम सल्फेट में। इस बार आपको मोलरिटी दे दी, तो क्या मोलरिटी से आप इक्विवेलेंट्स नहीं निकाल सकते हो, निकाल तो सकते हैं सर। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम रहता है। तो आप देखो इसकी हेल्प से मोलर मास भी दे रखा है और मोलरिटी, तो मोलरिटी जो होता है सर वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या वॉल्यूम। अगर किसी चीज की मोलरिटी में कह रहा हूँ 10 की पावर -3m है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर इट मीन्स 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट है। मोल्स आ गए सर, है ना, और इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10 की पावर -3 और n फैक्टर आ जाएगा इसका 2, देख लेना आप, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा, ये या तो Ca2+ में ब्रेक होगा या फिर SO4 2- में, यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कहो सर या टोटल नेगेटिव चार्ज 2 आ रहा है। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की, वो कैसे आता है, वो आता है 50 इंटू इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग स्पीशीज। तो ये कितना आ जाएगा 100, यानी कि 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3, मतलब ये आ जाएगा सर 10 की पावर -1 ग्राम। डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि 10 की पावर -1 है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। अब आपने वॉल्यूम कितनी एज्यूम कर ली 1 लीटर, इसका मतलब आप वेट बता रहे हो क्या 1000 ग्राम, तो वेट कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया। और यहाँ से मिलियन करने के लिए 10 की पावर 6 सॉल्व करो, 10 की पावर -5 है ना, सॉरी +5 नीचे से ऊपर जाएगा -3, तो 10 की पावर 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 100 ppm। बताओ आंसर क्लियर हुआ। सेम अप्रोच यूज कर रहे हैं यार, है ना। क्या सर, पहले आप निकालते हो इक्विवेलेंट जो हार्डनेस कॉज करते हैं, जो डस्ट फैलाते हैं ना, है ना, जो इनडिसिप्लिन फैलाते हैं पानी में, उसको क्या कर देते हैं हार्ड कर देते हैं। तो पहले आप उसके क्या करते हो इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हो, देन आप उसकी हेल्प से वेट निकालते हो कैल्शियम कार्बोनेट का। हाँ सर, फिर आप डिग्री ऑफ हार्डनेस में पुट करते हो, तब जाके क्या आती है हार्डनेस आती है ppm में, ठीक। तो ये भी देखो 2019 का क्वेश्चन है, बताओ नोट करो इसको, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कोशिश आपको खुद से करनी है ना, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश तो आपको करते ही रहना है ना।
ट्राई बट डोंट क्राई। और रोना नहीं है सर, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, होगा कैसे नहीं यार, इनके होंगे ना, डैश भी होंगे इनके। देखो, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग 10 की पावर -3 mgSO4। क्या नहीं कर सकते हो इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या मतलब है सर 10 की पावर -3 mgSO4 का? इसका मतलब है 10 की पावर -3 मोल्स किसके, MgSO4 के, आपने क्या कर दिए, आर इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको आप 1000 ग्राम भी बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे किसके, MgSO4 के, यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 की पावर -3, और एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा सर 2, क्योंकि भाई ये Mg2+ और किस में ब्रेक होगा, Mg2+, और ये ब्रेक होगा SO4 2- में। तो या तो आप टोटल प्लस चार्ज देख लो, या क्या देख लो, टोटल माइनस चार्ज, तो आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है सर, इक्विवेलेंट्स आ गए। अगला काम क्या है, अगला काम है सर आप वेट निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का। वो कैसे आएगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे आएगा वेट, देखो वो आएगा सर 50 इंटू इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, MgSO4। 50 और इक्विवेलेंट्स कितने हैं, इक्विवेलेंट्स हैं सर अपने पास 10 की पावर -3 इंटू 2, तो 100 इंटू 10 की, यानी क्या आ गया, 10 की पावर -1 ग्राम। अब इसको आप डिग्री ऑफ हार्डनेस में लगा दो, ये रहा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा वेट ऑफ वाटर, और ये रहा ppm में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 की पावर +5 और नीचे से क्या आ रहा है, -3, तो कितना आ गया, 100 ppm। 100 ppm विल बी द राइट आंसर। सर ये 100 का क्या मतलब, हर बार यही आंसर आ रहा है, भाई आ रहा है क्या करे, सॉल्व कराया ना हमने, तुम्हारे सामने सॉल्व किया है। देखो ये भी नहीं कि पहले से सॉल्यूशन कर रखा हो, आंसर लिख रखा हो, ना जी ना, आता है वो आता है, नहीं आता है तो बोल देंगे साफ साफ नहीं आता है ना। जैसे गैसेस 100% आइडियल नहीं होती हैं, रियल होती है, वैसे हम भी रियल है, आइडियल टीचर नहीं है ना, आप आइडियल स्टूडेंट हो, और कोई भी इस दुनिया में आइडियल नहीं है इसको आप अपना आइडियल मान सको। सर आइडियल कर रहे हो, हार्डनेस के क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ भाई, जितने क्वेश्चन जेई में आए थे हार्डनेस ऑफ वाटर के मैंने करा दिए, नीट में अभी तक मतलब आए दिखे नहीं मुझे। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। सर एनसीईआरटी में तो टॉपिक स्टार्टिंग में दे रखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली यूनिट में, हाँ दे रखा है, थ्योरेटिकल चीज है तो मैंने कहा लास्ट में कवर करा देंगे, है ना, और जो क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो भी करा देंगे। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप क्या क्या लॉ पढ़ने वाले हो, देखो आप पढ़ोगे, अगर मैं लॉज की बात करूं, आप पढ़ोगे सबसे पहले लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले आप किसके साथ डील करोगे, आप डील करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ। उसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है वो आपको पढ़ना है क्या, वो आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ जो आप कवर कर रहे होगे वो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद आएगा क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, है ना, कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, अपने को क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके सब पे बात करेंगे। उसके बाद आ जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर आ जाएगा गेलुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम, और एट लास्ट हम एवोगैड्रो लॉ को भी देख लेंगे। बताओ क्या क्या पढ़ना है लॉज में, समझ आ गया। हाँ सर, ये जो लॉ के नाम लिखे ना आपने, यही तो पढ़ाओगे आप, ठीक, अब तो याद करके आए हो सर, यही लॉ है ही यही लॉ। अब मैं याद करूँ चाहे ना करूँ, रहेंगे तो यही। आ जाओ फिर एक एक करके सब पे बात करते हैं। देखो आप सबसे पहले क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है ये यार, ये सिंपली कहता है, जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, वो क्या होता है, वो ये कहता है सर कि मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी तरीके से अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं, तो मास पे क्या लॉ लगेगा, मास पे लगेगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो रिएक्शन में सर मास कहाँ पे यूज होता है, देखो आप, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं
तो रिएक्शन में मास कहाँ पे यूज होता है? सपोज करो ए कोई रिएक्टेंट है, उसने बी फॉर्म किया, तो आपको जो मास देखने को मिलेगा ना, मास ऑफ ए, वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा मास ऑफ बी के। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? इतना सही था। कोई भी रिएक्शन हो, फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, तो वहां पे रिएक्टेंट का मास ऑलवेज किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट के मास के इक्वल। तो अगर इसी को मैं आपको लिख के बताऊं तो ये क्या बन जाएगा? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होगा? मास विल रिमेन कंजर्व्ड। जितने से आपने कहानी यानी कि रिएक्शन शुरू करी थी, उतना ही आपको एंड प्रोडक्ट में मिल जाएगा। या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब वो मेन प्रोडक्ट हो, साइड प्रोडक्ट हो, है ना, रिलीज हुआ प्रोडक्ट हो, बट आएगा यही। जितना आप स्टार्टिंग में लोगे रिएक्टेंट का मास, रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट में भी आपको उतना ही मास मिलेगा। उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर ये लॉ दिया किसने था? भाई इस लॉ को देने वाले जो थे वो पितामह थे केमिस्ट्री के, और उनका नाम था एंटवाइन लेवोसियर। उनका क्या नाम था? उनका नाम था एंटवाइन लेवोसियर, है ना? और यही क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहे जाते हैं। ठीक है सर, क्या कोई लिमिटेशन भी है इस लॉ की? हाँ यार है। तो ये जो लॉ है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं लगता है। इस लॉ की ये लिमिटेशन है कि ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? ये एप्लीकेबल नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। क्यों नहीं है? आपको पता है जब भी कहीं पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। आज भी देख लो, हिरोशिमा नागासाकी में वर्ल्ड वॉर के टाइम न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए गए थे ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो हुआ ये कि आज तक रेडिएशन है। मतलब सर वो तो एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करते रहते हैं ना। तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, सम मास इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ मास जो है वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो फिर मास कहाँ से दिखेगा यार? वो अब जो चीज एस्केप कर गई आपके रिएक्शन मिक्सचर से, तो उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे? जैसे न्यूक्लियर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दिखाना बहुत जरूरी है। आप नहीं तो आप गुस्सा करते हो। ये रहा। ठीक है सर। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों भाई? आइंस्टीन की इक्वेशन है ना, क्या? mc², है ना, जहां पे E तो है एनर्जी, m क्या है? m है मास डिफेक्ट, वही जो मास का चेंज आया, और c क्या है यहाँ पे? c यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट। बताओ कहानी क्लियर है या नहीं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? एंटवाइन लेवोसियर ने। क्या बताया जाता है इसमें? सर इसमें ये बताया जाता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। लिमिटेशन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं लगेगा ये। आ जाओ सर फिर नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, उसको भी बताओ आप। देखो नेक्स्ट लॉ क्या है आपका? नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये कहता है कि आप पानी कहीं से भी ले आओ, आप जो मर्जी चाहे पानी अपने स्कूल से ले आओ, एकेडमी से ले आओ, या फिर स्टेडियम से ले आओ। होता ये है कि पानी में जो नंबर ऑफ H एटम्स हैं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ही रहेगा, साथ में जिस मास में वो H एटम्स O एटम्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बताता है आपको। और दिया किसने था ये? इसको देने वाले साइंटिस्ट थे कौन? इसको देने वाले साइंटिस्ट थे एंटवाइन लेवोसियर हैं, जोसेफ प्राउस्ट नाम था उनका। क्या नाम था? जोसेफ प्राउस्ट। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई गलत लिखवाने का कोई फायदा नहीं है ना। गलत से अच्छा है कि आप सर बता दो कहाँ पे, है ना, क्या गलती रहेगी।
तो जोसेफ प्राउस्ट थे जिन्होंने क्या दिया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया है। एक बार हम देख लेते हैं फिर कंफर्म हो जाएगा किस जगह पे है लॉ। मेरे पास पीडीएफ है ऑफलाइन क्लास की, मैंने पढ़ा रखा है, तो वहीं की पीडीएफ है। आप कहोगे तो आपको भी शेयर कर देंगे। हाँ सर, जोसेफ प्राउस्ट है। आप तो सर रट्टा मारने में नंबर 1 हो, आप कैसे भूल सकते हो? अरे भाई भूल जाते हैं, गलती हो जाती है ना। ये क्या है, जोसेफ प्राउस्ट। अब सर इसका स्टेटमेंट देखो, इन्होंने कहा नो मैटर द सोर्स फ्रॉम विच a compound is obtained, it will always contain same constituents combined together in the fixed ratio by mass, है ना। वो फिक्स रेशो बाई मास में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ठीक, कोई एग्जांपल बता दो सर। देखो एग्जांपल समझना, एग्जांपल है आपका CO2 बेस्ड एग्जांपल है। हमेशा 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन करता है किसके साथ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। नहीं यकीन आ रहा है तो देख लो, कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट ऑक्सीजन है कितने, है ना, ऑक्सीजन है कितने यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ क्या आ गया 32 आ गया। मतलब सर अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखो तो 12:32, यानी कि क्या आएगा, 4 से कैंसिल कर देना, 3:8। मतलब आप दुनिया में कहीं का भी CO2 मॉलिक्यूल पकड़ लो, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो रहेगा वो क्या होगा, वो 3:8 के ऑर्डर में आना ही आना है। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। एक और बताओ एग्जाम्पल। यार क्या करोगे तुम एग्जाम्पल का, ये लो H2O नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमेशा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आ रही है बात समझ में। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालूं तो वो क्या आएगा, 2:16 आएगा, और सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1:8। मतलब आप कहीं का भी वाटर मॉलिक्यूल ले आओ, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का मास का कंबाइन करने का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसलिए लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन थी, वैसी क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की भी कोई लिमिटेशन है? मैंने कहा हाँ जी जरूर है। पहली लिमिटेशन है जब आइसोटोप्स कंपाउंड बनाते हैं, है ना, आइसोटोप्स है तो मास तो बदल ही जाएगा। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि सेम रेशियो में एटम्स के कंबाइन करने के बावजूद भी आपको अलग अलग कंपाउंड देखने को मिलता है। अभी तो आप कह रहे थे सर कंपाउंड में रेशियो सेम रहता है, तो रेशियो बदल गया, है ना, रेशियो सेम रहा तो कंपाउंड भी सेम रहना चाहिए, बट रेशियो सेम रहते हुए भी कंपाउंड अलग आ रहा था। ठीक है, तो अब मैं लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ आपसे। देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस। तो जो पहली लिमिटेशन है किसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, वो क्या कहती है, वो ये कहती है सर कि व्हेन आइसोटोप्स आर इन्वॉल्व्ड इन कंपाउंड देन लॉ इज नॉट फॉलोड। जब भी अगर क्या हो, आइसोटोप्स यूज हो रहे होंगे तो ये लॉ नहीं लगेगा। क्या हो गया सर, कहाँ कैसे नहीं लगेगा, एग्जाम्पल से बताओ। देखो है ये भी हाइड्रोजन, है ये भी हाइड्रोजन, इसको आप प्रोटियम 1H1 बोलते हो, इसको 1H2। तो जब यहाँ आप मासेस का रेशियो देखोगे तो कितना आएगा, 2:16, यानी कि 1:8 आएगा। अब यहाँ चेक करो D2O, ड्यूटेरियम का मास 2 यूनिट होता है, तो 2 है तो 4 यूनिट, और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1:4।
हाइड्रोजन ही कंबाइन कर रहा है, इसको बच्चों हैवी वाटर बोला जाता है, एज अ कूलेंट यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और ये क्या है आपका नॉर्मल वाटर, है तो दोनों वाटर, फिर भी देखो सर कॉन्स्टिट्यूएंट जिस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं वो क्या हो गया, डिफर कर गया। इसीलिए तो मैंने कहा ये क्या है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की लिमिटेशन है। फिर एक और लिमिटेशन बताने वाले थे आप, हाँ बताएंगे, कहा है तो जरूर। देखो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया और बनाया क्या, ईथर। ईथर ग्रुप्स होते हैं बच्चों, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन। बैलेंसिंग करो इसको तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब आप देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको सही से लिख दें। देखो यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, यहाँ पे ये कहानी चल रही है सर कि अगर आप रेशो, ये क्या बना है, ईथर बना है, रेशो चेक करो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो तो पता है ना, कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है। सर मास का पूछ रहे हो तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, आधा, एक ऑक्सीजन का 16, उतना आधा नहीं है सर, 2 से 2 कैंसिल, तो 16। तो यहाँ पे रेशो कितना आ रहा है, रेशो आ रहा है 3:1:4। ठीक, अब देखो सेम रिएक्शन होगी, मतलब सेम रेशो में दो लोग कंबाइन करेंगे और बन क्या रहा है, और बन रहा है एल्कोहल। और क्या बन रहा है, एल्कोहल, CH3CH2OH। देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे भी जो है वो कार्बन हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखो आप, कार्बन का मास कितना 12, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, आधे से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 16। यहाँ पे भी रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 3:1:4, बट कंपाउंड क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। तो सम एटम्स कंबाइन इन द सेम रेशो बाय मास, बट कंपाउंड फॉर्म्ड इज डिफरेंट। जो कंपाउंड निकल के आ रहा है वो क्या है, डिफरेंट है, और रेशियो क्या है, सेम है। तो ये जो थी हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन थी किसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। बताओ ये समझ आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ की, जो कि क्या है, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। इन्होंने ही क्या दी थी, इन्होंने ही अपनी एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। तो आप मुझे बताओ डाल्टन ने क्या कहा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, हमें कैसे पता सर, हम वहां पे थे थोड़ी, हम डाल्टन के टाइम वहां पे मौजूद थोड़ी थे, नहीं थे। तो बुक्स में तो लिखा है, देखो बुक्स में ये लिखा है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, यहाँ पे क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो देखो दो सेम एलिमेंट कंबाइन करके जब दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो एक एलिमेंट है ना जिसका मास वेरी कर रहा है, उसका आप रेशो देखोगे तो एक होल नंबर में आएगा। देखो यहाँ देखना 12 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन का रेशो निकालूं CO में और ऑक्सीजन का रेशो निकालूं CO2 में, तो कितना आएगा, ये आएगा 16:32, यानी कि कितना, 1:2। तो देखा आपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सर ये कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, तो एक एटम का मास तो फिक्स करो आप, दूसरे का वेरी करो। तो जिस एटम का मास वेरी कर रहा है ना, उसके वेरीड मास का अगर आप रेशो देखोगे तो वो किस में आएगा, वो आएगा सर एक होल नंबर में। तो इसको आप वर्ड्स में लिखवा दो सर, है ना, इसी चीज को आप वर्ड्स में लिखवा दो। लो देखो यहाँ पे, व्हेन
two elements combine to form, क्या combine to form more than one compound, तो होता क्या है, then one element with different mass combines with fixed mass of another element and bears a simple ratio of their masses in which they reacted separately, है ना, जिस मास के साथ वो सेपरेटली रिएक्ट करे उस मास का रेशियो क्या आएगा, एक सिंपल होल नंबर में आएगा। देखो आ भी रहा है। और एग्जांपल लें क्या, हाँ सर और ले लो एक वाटर का, ये देख H2O कंबाइन करके वाटर भी बनाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाता है। कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर भी बनाता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाता है। यहाँ अगर आप रेशियो देखोगे, है ना, यहाँ पे अगर आप रेशियो देखोगे तो कितना आएगा, देखना तो देख सर, इस हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है, ये 2 ग्राम इसके 16 ग्राम के साथ, ये 2 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ, मतलब वेरी ऑक्सीजन का कर रहा है। तो ऑक्सीजन का मास H2O में और ऑक्सीजन का मास H2O2 में क्या आ रहा है वैल्यू, सर ये आ रहा है ना 16:32, कितना आ रहा है 1:2 आ रहा है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो दोनों जगह क्या आ रहा है 1:2। अगर मैं कार्बन और मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो भी रेशियो 1:2 आया था, वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करूं तो भी रेशियो क्या आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो ये क्या था बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कार्बन है, एल्केन एल्कीन एल्काइन बनाता है तो सेम नंबर ऑफ कार्बन पे डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगते हैं जो कि सिंपल रेशियो बियर नहीं करते। आ गई सर बात समझ में, हाँ सर बात समझ आ गई। चलो फिर बात समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं और अगला लॉ देखते हैं क्या है। अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ का नाम क्या है, नेक्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सर दिया किस साइंटिस्ट ने था ये, है ना, अभी तक तो आप सारे लॉज के साइंटिस्ट के नाम बता रहे हो, तो ये लॉ दिया किसने था, तो ये लॉ देने वाले साइंटिस्ट थे बच्चों रिचर। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया गया है रिचर के द्वारा। कौन है सर रिचर, साइंटिस्ट ही रहे होंगे भाई। क्या बताया था इन्होंने, पहले एग्जाम्पल से समझना आप। देखो कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इतनी बेसिक केमिस्ट्री तो आपको पता ही होगी, कंपाउंड्स बना लो। कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे CH4, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे CO2, ठीक। और देखो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे। अब आप देखो, है ना, कार्बन का मास फिक्स कर लो दोनों जगह क्या है, कार्बन का मास फिक्स है, कर लिया सर। माइक बहुत परेशान करता है यार। देखो CH4 में अगर मैं बात करूं तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन किसके साथ कंबाइन करता है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद सर अगर आप बात करो क्या इसकी CO2, तो CO2 में 12 ग्राम ऑफ कार्बन किसके साथ रिएक्ट करता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आ रही है बात समझ में। एक रेशियो तो आप यहाँ से निकालो,
है ना। एक रेशो आप यहाँ से निकालिए, मैंने डैश क्यों कर रखा है यार, समझ नहीं आ रहा है। CH4 में 12 ग्राम ऑफ कॉमा है सर, ये आपका कॉमा है। तो आप यहाँ से देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, ऑक्सीजन CO2 में और हाइड्रोजन किस में, CH4 में, क्या रेशो आएगा 4:32, यानी कि 1:8 रेशो में कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है सर। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, देखो इसको सर ऐसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट का मास फिक्स कर देना जैसे कार्बन का है ना, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन क्या होगा, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ, देन द मासेस इन विच दे डू सो will bear a simple will bear a simple whole number ratio। कैसी कैसी गंदी बात कर रहे हो आप, बियर का मतलब बियर ही नहीं होता है, बियर का मतलब बियर भी होता है, मतलब बियर का मतलब क्या होता है सर, बियर का मतलब है टॉलरेट कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, ये विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ऑल्सो इफ they react with each other, then ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी अ होल नंबर, है ना, उनके मासेस का रेशियो क्या होगा, होल नंबर होगा। बताओ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्लियर हुआ, दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस समय वो थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्ट करते हैं उस समय उनका मास का रेशियो, और जब वो सेपरेटली आपस में रिएक्ट करते हैं उस समय उनके मास का रेशियो, उन दोनों की वैल्यू आपको या तो सेम मिलेगी या किसी इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, मतलब नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं हम, गेलुसेक लॉ। नाम ही इनका ऐसा रखा ना इनके घर वालों ने, क्या, गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ पे क्या बताया गया है सर, देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि गैसेस जब भी रिएक्ट करती हैं ना तो वो वॉल्यूम के टर्म्स में करती हैं, गैसेस जब भी रिएक्ट करती हैं तो वॉल्यूम के टर्म्स में करती हैं। ठीक है सर। और यहाँ से ये देखा गया कि अगर आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो सर एक ये रिएक्शन है H2 गैस, दूसरा रिएक्टेंट Cl2 गैस, और बन क्या रहा है, बन रहा है 2HCl गैस। अब आप सर बताओ यहाँ पे आप कैसे समझाओगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मैंने कहा समझाना मेरा काम है, एक वॉल्यूम इसका लिया, एक वॉल्यूम इसका लिया, तो फॉर्म क्या होगा, इसके दो वॉल्यूम फॉर्म होंगे। सर ये कैसे बताया, भाई स्टाइचोमेट्री, इनके आगे वन इसके आगे वन, फिर भी ये दो, मतलब इसके एक मोल से ये दो मोल बनेगा, इसके एक मोल से ये दो मोल बनेगा, इसी को आप क्या बोलते हो, स्टाइचोमेट्री बोलते हो। ठीक है सर। तो यही बताया गया है वहां पे कि इफ गैसेस कंबाइन इन द एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर क्यों लिख रहे हो सर, एटमॉस्फेयर क्यों लिख रहे हो, अगर गैसेस कंबाइन करेंगे देन दे विल
do so in terms of volume. If product term also bears है ना, if product term also have gases, then all reactants and gases will have क्या, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, जैसे ऊपर आया था हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl में क्या रेशियो आया था, 1:1:2 आया था। तो वॉल्यूम के रेशियो में ही अगर कोई रिएक्टेंट आपका गैस है तो कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट है तो फॉर्म्ड होगा। ठीक है सर, आगे बात समझ में। देन लास्ट लॉ क्या है, लास्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। लास्ट लॉ क्या है बच्चों, एवोगैड्रो लॉ है। इसमें बताया गया है कि जो प्रेशर है या जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स के। अगर आपको ध्यान हो तो यही हुआ था मुझे लग रहा है लास्ट टाइम भी, ये पैर के नीचे वायर आ जाता है और फिर वो निकल जाता है। ठीक, फास्ट भी है आज, चक्कर भी आ रहे हैं यार। चलो इसको वाइंड अप करते हैं, एवोगैड्रो लॉ को वाइंड अप करते हैं, मतलब क्वेश्चन करेंगे, सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो बीच बीच में आपको लग भी रहा होगा आवाज़ थोड़ी डाउन जा रही थी, जैसे ये गिरा तो वैसे ही मैं जागा फिर से। देखो एवोगैड्रो लॉ क्या है, वो लॉ नाम तो हो गया था ना एवोगैड्रो लॉ, देखो नाम पे ही, साइंटिस्ट के नाम पे ही है। एवोगैड्रो लॉ में ये बताया गया है कि एट STP 1 mole of gas will occupy 22.4 लीटर्स, या फिर किसी किसी बुक में 22.7 लीटर्स भी दिया रहता है। क्यों दिया रहता है, वो इसलिए दिया रहता है क्योंकि वो लोग ना आइडियल गैस इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट करते हैं तो वो यहाँ पे घपला कर देते हैं, है ना। प्रेशर को 1 ATM लेंगे तो ये आएगा, 1 बार लेंगे तो ये आएगा, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ मैं प्रेशर की वॉल्यूम डालूँ, नंबर ऑफ मोल्स 1 लिखूँ, आर की वैल्यू डालूँ, टी की डालूँ, तो आपको V मिल जाएगा। तो वो यही कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा ना वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा। दिख भी रहा है, जो वॉल्यूम का रेशियो वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। तो वो ये कहते हैं कि अगर अलग अलग वॉल्यूम हैं तो वहाँ से जो अलग अलग मोल्स आएंगे उनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर इनका आ रहा है तो क्या इनके वेट का नहीं आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का भी आएगा फिर तो सर, है ना। ये तो आपको ये ध्यान रखना है, एवोगैड्रो लॉ में 1 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। चलो फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके क्या है, आ जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V at temperature 27 degree Celsius in identical condition. The ratio of volumes of gases H2O2 मीथेन would be, है ना। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के रेशियो में लगाना है और उन्होंने क्या कर रखा है, मास इक्वल कर रखा है। सर अभी हम पढ़ के आए थे वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर आप इनके मोल्स निकाल दो, मैंने कहा निकाल देंगे, किसके मोल्स निकाल दो, H2 के। इक्वल मास है तो आपने लेट कर लिया W और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2। देन उसके बाद ऑक्सीजन, इक्वल मास है तो वेट लेट कर लिया W
और कितना होता है 32। देन CH4 इक्वल मास है तो ये लेट कर लिया W, और वेट कितना होता है 16। अब इनकी वॉल्यूम्स को आपने रेशो में चेक किया, वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ O2 और क्या है वॉल्यूम ऑफ CH4। तो ये कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा आपका W/2, W/32 और क्या आएगा W/16। तो अगर मैं सबको किससे कर दूं सॉल्व, 32 से कर दूं ताकि सारा कैंसिल हो जाए। मैं सब जगह मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 32 से, तो क्या आ जाएगा ये 16 और W तो कैंसिल ही हो जाएगा 1, 16:1:2, 16:1:2। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नीट 2014 में आया हुआ है, तो भी नहीं पढ़ा रहे हम लॉज यार, आए हुए क्वेश्चन है, फिर आप छोड़ के आओगे फिर देखना फिर गलत बात हो जाएगी। हाँ और देखो तो ये किसका क्वेश्चन आ गया, 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, देखो समझाओ सर। 2 ऑक्साइड है मेटल के, एक में 27.6% और एक में 30% ऑक्सीजन है। अगर पहले फॉर्मूले का ऑक्साइड मतलब फॉर्मूला M3O4 है तो आपको क्या बताना है, आपको दूसरे का सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। बता देंगे सर, देखो कैसे बताओगे। तो अगर मैं पहले ऑक्साइड की बात करूं तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है, क्लियर कर देते हैं इसको, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है M3O4। इसमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन है 27.6%। अगर 27.6% ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन के एटम आते हैं, कितने आते हैं 4 एटम आते हैं। ठीक है सर, बात समझ आ रही है। तो अगर 30% ऑक्सीजन हो जाता, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है ना कि जिस रेशो में मास के एटम्स कंबाइन करते हैं वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ आप देखो ये कितना आ जाएगा 4/27.6 × 30। तो यहाँ से आप देख के बताओ तो ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं। मैं अपना हथियार निकाल रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो। जैसे कैसे सर, आप हथियार निकाल रहे हो, हमसे कह रहे हो सॉल्व करो, इतनी गलत बात है सर। भाई प्रैक्टिस करनी है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं तो ये करना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.34, ये कितना आ रहा है 4.34। अब मुझे बताओ पहले में, ठीक है, ये किसके लिए था, ये था फर्स्ट ऑक्साइड के लिए और ये है सेकंड ऑक्साइड के लिए। अगर मैं फर्स्ट ऑक्साइड की बात करूं और आपसे कहूं मेटल का परसेंटेज बताओ तो 100 में से माइनस कर दो ना इसको, 72.4% जब मेटल है तो कितने एटम है उसके, 3 एटम। इधर साफ साफ दिख रहा है 70% क्या है, 70% मेटल है। तो यहाँ कितने एटम आएंगे, 3/72.4 × 70। इसको भी सॉल्व कर लो सर, 3 × 70 डिवाइडेड बाय 72.4 कितना आ रहा है ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा नहीं आ रहा है। 3 × 70 डिवाइडेड बाय 72.4 तो ये आ रहा है आपका 2.90। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है, 2.90 ऑक्सीजन 4.34। छोटे वाले से डिवाइड करो तो ये तो m हो जाएगा, 2.90 है ना, और 4.34 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.49 यानी कि 5 के आसपास। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M2O3। तो सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा M2O3। बताओ बच्चों, समझ आई बात। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपने सेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों अपना कीमती समय देने के लिए। और यहाँ हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम की यूनिट कवर कर दी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो तो कुछ तो वहाँ के लिए भी छोड़ दिया हमने, आप वहाँ कवर कर लेना। तो ऐसी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।